यूरोपीय संसद चुनाव। यूरोपीय संसद चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। फ्रांस और जर्मनी में दक्षिणापंथी दलों की नाटकीय जीत। यूरोपीय संसद। फ्रांस और जर्मनी में दक्षिणापंथी दलों की नाटकीय जीत यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के निचले सदन में मध्यमारी कार्यकारी बहुमत को पलटने में विफल रही। उर्सुला वान डेर लेन, पूरा नाम है उर्सुला वान डेर लेन, 2029 तक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। सभी 27 यूरोपीय संघ देशों के अंतिम अनुमानों के अनुसार उनके केंद्र दक्षिणापंथी यूरोपीय पीपल्स पार्टी EPP समूह ने 720 सीटों में से 184 सीटें जीती। दूसरे स्थान पर थोड़ा कमजोर केंद्र वामपंथी समाजवादी और डेमोक्रेटिक FDD समूह आया, जिसके 139 सांसद हैं। इटली के सुदूर दक्षिणापंथी ब्रदर्स प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी की पार्टी ने यूरोपीय चुनाव में इस पर जीत हासिल की। तो उर्सुला वान डेर लेन 2029 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नाता प्रथा के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा के विरुद्ध नोटिस क्यों जारी किया? नाता प्रथा है क्या? तो नाता प्रथा ऐसी प्रथा है जिसमें कि पिता अपनी बेटी की शादी, पिता अपनी बेटी को बेचता है रुपए देकर। तो एक ऐसा ही काम आया कि पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। बाद में उस बेटी की मौत की सूचना उस पिता को मिली। ठीक है, तब उसने इस आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। आयोग ने कहा कि जब दूल्हा निर्धारित समय के भीतर बची राशि नहीं दे पाया तो पिता वापस ले आया अपनी बेटी को और दूसरी जगह 32,000 रुपये में किसी अन्य को बेच दिया। ठीक है, समिति ने सुझाव दिया कि कानून बनाने के अतिरिक्त महिलाओं को नाता प्रथा के लिए मजबूर करने में शामिल व्यक्तियों पर मानव तस्करी संबंधित कानूनों के तहत नाबालिग लड़कियों को पॉक्सो अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत बेचने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये नाता प्रथा। इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना के बारे में बात की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा प्रस्तावित इजराइल गाजा युद्ध विराम मंजूरी कर दी है। यह प्रस्ताव मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चल रहे कूटनीतिक प्रयासों के तहत के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई, मृत बंधकों के अवशेषों की वापसी और फलस्तीन कैदियों की अदला बदली के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। अमेरिका सहित सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया। रूस ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, यानी कि जो हमास और जो इजराइल फलस्तीन का युद्ध था वो समाप्त हो गया। गैर नागरिक स्थायी निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल। गैर नागरिक स्थायी निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल कर दिया। जुलाई 2024 में से ऑस्ट्रेलिया उन गैर नागरिक निवासियों को ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति दे दी है जो कम से कम 12 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया का अपनी सेना की भर्ती के लक्ष्य को प्राप्त करना। फाइव आइज देशों के नागरिकों को इसमें शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। फाइव आइज किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 देखते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 7 जून 2024 को इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बैक्ट्रियन ऊँट, डोमेट्री ऊँट, लामा, अल्पाका, गुआनाका और बैकवान को ऊँट जानवर माना जाता है। भारत ने FAO के माध्यम से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 के बारे में बात की जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल ने एड टेक कंपनी यूपी एजुकेटर्स के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शन करते हुए रैंक 1 हासिल की है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के पहले संस्करण में 20 देशों में से 2663 स्कूल के 3300 शिक्षकों ने भाग लिया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को 10 लाख रुपए की पुरस्कार मिले हैं। अन्य विजेताओं में विजय कुमार एम कलकुरिची में GHSS सोमंद्र गुड़ी के शिक्षक शामिल हैं, जिन्होंने रैंक 2 प्राप्त की। रैंक 3 को न्यू इंडिया मॉडल स्कूल दुबई की सुश्री नीतू विलियम और 21 के स्कूल कोलकाता की सुश्री सोनाली कुमार ने साझा किया है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड। कैंची धाम और ज्योतिर्मठ के बारे में बात की जाए। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल के कोसिया कटोली का नाम बदलकर कैंची धाम, जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया है। कोसिया कटोली का नाम बदल क्या किया है, कैंची धाम कर दिया गया, और जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया। जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अमर कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करने और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र को मूल रूप से ज्योतिर्मठ कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR का विश्लेषण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 72 सदस्यीय केंद्रीय परिषद में 28 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 72 सदस्यीय केंद्रीय परिषद में 28 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ADR ने कहा है कि मोदी 3 के दो मंत्रियों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। वे शांतनु ठाकुर और सुकांत मजूमदार दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। विश्लेषण किए गए 71 मंत्रियों में से 70 यानी 99% करोड़पति हैं। विश्लेषण किए गए 71 मंत्रियों की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। 2024 में आम चुनाव में भाग लेने वाले 83,60 उम्मीदवारों में तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। पेम्मा स्वामी आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं। प्रमुख मंत्रियों की संपत्ति की बात की जाए तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी TDP से हैं। इनके पास संपत्ति 5,705 करोड़ रुपये। ज्योतिरादित्य M सिंधिया BJP के हैं, इनके पास है 425 करोड़ रुपये। ID कुमार स्वामी JD से हैं 217 करोड़ रुपये। अश्विनी वैष्णव ये भी BJP से हैं 144 करोड़ रुपये। ये भी BJP, ये भी BJP। जम्मू और कश्मीर और न्यूजीलैंड में समझौते के बारे में बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर और न्यूजीलैंड में समझौता तो 12 जून 2024 को कृषि क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति में जम्मू और कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ अपने मौजूदा सहयोग ज्ञापन MOC को एक पूर्ण रणनीतिक समझौते में विस्तार किया है। यह साझेदारी प्रजनन और प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रबंधन और पेड़ क्षेत्र के भीतर उन्नत रोग नियंत्रण उपायों में न्यूजीलैंड की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शक्तियों का लाभ उठाती है। यह साझेदारी जम्मू और कश्मीर में स्थानीय भेड़ पालन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय तकनीक का लाभ उठाने की जोर देती है। अब ये क्या है? जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन ज़्यादा होता हाँ, है। किसी इन सब जो भी जम्मू कश्मीर में जो भी चीज़ें पॉपुलर हैं उन पॉपुलर चीज़ों के लिए न्यूजीलैंड ने साइन किया है। ठीक है कि वो रखरखाव रखेगा, अगर कोई भी जरूरत होगी तो वो पूरी करेगा। अन्य विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखो। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 है बोधगया बिहार में। बाद में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या सिमलीपाल उड़ीसा में है, ब्लैक टाइगर। और बोचास बासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर BAPS है अबू धाबी UAE में। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कानून प्रमाणन ISCC+ बाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी।
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र ड्रोन मिशन का मुख्यालय IIT बॉम्बे। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है कैलिफोर्निया का साल्टन सागर, यूएस। तुम्हें कैसे पता? दिख नहीं रहा है। सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता हुआ है लेम डोंग प्रांत में, वियतनाम, लेह लद्दाख से। सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता। ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ NCDFI का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। गांधी किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक हिंद तेंदुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में, वो खत्म हो गया था। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से भाजपा ने 9 सीटें जीती, कांग्रेस ने 13 सीटें, शिवसेना और उद्धव ने 9 सीटें। शिवसेना SHS ने 7, NCP पवार ने 8 सीटें जीती हैं। गोवा में कांग्रेस ने दक्षिण गोवा सीट जीती है, जबकि भाजपा ने उत्तर गोवा सीट जीती है। इसे छोड़ो। तुम्हारे क्लास में जाते हैं लोग, कोई सबकी क्लास में जाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले भाजपा सांसद मुकेश दलाल। मैं पता है हमारी क्लास नहीं थी, लेकिन फिल्म बना रहे कम से कम। आराम कर कॉल 18वीं लोकसभा के पहले भाजपा सांसद मुकेश दलाल 22 अप्रैल 2024 को भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पहली सीट जीत ली, जिसमें पार्टी के सूरत उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होने और अन्य सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान से हटने के बाद भाजपा के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। 7 मई 2024 को तीसरे चरण के तहत सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल 2024 थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36(2) के तहत उम्मीदवार खारिज कर दी गई, जो आरोप को वैध आपत्तियों के आधार पर नामांकन की जांच करने और अस्वीकार करने की अनुमति देती है। 21 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुंभानी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखो, मोदी कैबिनेट 3, देखो मोदी जी 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी 3 ने 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। फिर से देखो, इम्पोर्टेंट है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी 3 ने 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों के साथ शपथ ली है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कैबिनेट मंत्री कितने हैं, तो 30 हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कितने हैं, 5 हैं। और राज्य मंत्री कितने हैं, 36। पीएम मोदी की नई मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं। इसमें से एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना और अन्य के 11 मंत्री शामिल हैं। वहीं 10 जून 2024 को मंत्रालय का आवंटन किया गया है। अब मंत्रालय देख लो, मंत्रालय देखो। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सब नरेंद्र मोदी जी के पास। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान है कृषि मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर विदेशी मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर हैं आवास एवं शहरी मामले बिजली, एल.टी. कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, एल.टी. कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री एल.टी. कुमार स्वामी, पीयूष गोयल हैं वाणिज्य उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, लल्लन सिंह है पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनेवाल है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय, राम मोहन नायडू है विमानन मंत्रालय, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले के मंत्री, जुएल
और हम हैं जनजातीय मामले के मंत्री, गिरिराज सिंह हैं कपड़ा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री, अन्नपूर्णा देवी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है, मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री है, किशन रेड्डी है कोयला मंत्री, चिराग पासवान है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इनके पास सी आर पाटिल है जल संपत्ति मंत्री। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र जो हैं राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संकट मंत्रालय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल है कानून एवं न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, यादव प्रताप राव है आयुष मंत्रालय, जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये जो जयंत चौधरी कन्नौज से उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं। राज्य मंत्री MOS के बारे में बात करते हैं जितेंद्र प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, श्रीपद येसो नायक बिजली मंत्रालय, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, कृष्णपाल अब इनमें से रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, चंद्रशेखर पेमासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, चंद्रशेखर पेमासानी कब से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। बाकी नहीं पड़ा था। जॉर्ज कुरियन के देखते हैं। जॉर्ज कुरियन के पास अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कुरियन याद है कुछ। पवित्रा मार्गरेटा विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, पवित्रा मार्गरेटा। सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद के बारे में देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकिहोली की बेटी प्रियंका जारकिहोली ने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराकर चिक्कोडी कर्नाटक से जीत हासिल की है। चिक्कोडी प्रियंका जारकिहोली का जारकिहोली। प्रियंका जारकिहोली भी संसद जाने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में शामिल हो चुकी हैं। 4 जून तक उनकी उम्र 27 वर्ष 1 महीना और 18 दिन है। बीदर से कांग्रेस के एक और विजयी उम्मीदवार सागर खंडरे हैं, उनसे भी कम उम्र के हैं। उनकी उम्र मात्र 26 साल 5 महीने 24 दिन है। चिक्कोडी में प्रियंका जारकिहोली आज़ादी के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन चुकी है। भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र रहा है तासीगांव। तासीगांव बर्फीले हिमालय में 15,256 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गाँव है। इस गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव प्राप्त है। भारत चीन सीमा के पास स्थित स्पीति घाटी मंडी लोकसभा का हिस्सा है, जो हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। इस सीट में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जीती। वाह, कंगना रनौत यहीं से जीती हैं। तासीगांव आम चुनाव 2024 मतदान प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो 6 जून 2024 को चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्र पर 65.79% मतदान दर्ज किया है। 2019 के मुताबिक 2019 में 67.40% मतदान हुआ था। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ 84.16%। उसके बाद असम में 41.56% और त्रिपुरा में 80.3%। बिहार में सबसे कम मतदान हुआ। मिजोरम में 56.87% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पुरुष मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत रही है। यानी कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी 3, ठीक है,
3 बार ये प्रधानमंत्री हमारे रहे। ठीक है, तो ये लोकसभा की 18वीं लोकसभा और इसमें पुरुषों की मतदान प्रतिशत लगभग 65.80% रही थी, जबकि 65.78% मतदाताएं महिलाएं रही हैं। ठीक है, तीसरे लिंग यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर का मतदान 27.08% रहा है। लक्षद्वीप में 85.47% सबसे ज़्यादा महिलाएं मतदान हुआ है। इसके बाद असम राज्य में महिला वोट डाले हैं। इसी तरह पुरुष मतदाता की सबसे अधिक संख्या लक्षद्वीप और असम में देखी गई। सबसे कम पुरुष मतदान का प्रतिशत बिहार और उत्तराखंड में रहा है। वहीं सबसे कम महिला मतदान का प्रतिशत मिजोरम और जम्मू कश्मीर में रहा है। 2019 में भारत में 91.20 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 61.05 ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। 2024 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 96.88 करोड़ हो गई है। अब ओम बिरला के बारे में बात करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा संसदीय सीट 41,139 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। ठीक है, इस कर वे 20 वर्षों के निचले सदन में 20 वर्षों के निचले सदन में फिर से चुने जाने वाले पहले पीठासीन अधिकारी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। 2019 में कोटा से लोकसभा सदस्य भाजपा के बिरला को अध्यक्ष चुना गया। या आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो किस संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं? तो वो कोटा से जीते हैं। दो 2024 में बिरला ने कांग्रेस के पहलोद गुंजल को हराकर कोटा संसदीय सीट बरकरार रखी। निचले सदन में फिर से चुने जाने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष पीएन संगमा थे, जो 1966 से 1998 तक 11वीं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी थे। कुछ तथ्य देख लो। संविधान में लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, जिसकी देखो 79 और 80 इसमें संसद का उल्लेख और इसमें राज्यसभा का उल्लेख, और 81 में है लोकसभा का उल्लेख। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में स्वतंत्र भारत में हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान में प्रधानमंत्रियों का उल्लेख अनुच्छेद 74(1) में है। संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 74(1) में। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर है, जो देता है अनुच्छेद 85। वर्तमान में कुल लोकसभा सदस्य 543 हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 रही है। कुल मतदान चल रहे हैं 7 और मतदान गणना 4 जून 2024 को हुई। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को संपन्न हुआ और कुल मतदाता 96.8 करोड़ रुपए 96.8 करोड़ मतदान हुआ है, यानी 96 करोड़ 80 लाख लगभग। भागीदार मतदाता 64.2 करोड़, इनमें से 31 करोड़ महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। वर्ष 2014 में 55 मंत्रियों के साथ, वर्ष 2019 में 58, तो इस बार 18वीं लोकसभा में टोटल 71 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर उन्होंने जंबो मंत्रिपरिषद का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड बनाया? जंबो मंत्रिपरिषद का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने लोकसभा 2024 में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। लोकसभा महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिमी मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम बाइकर ने लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे कम अंतर का, ठीक है, सबसे कम अंतर 48 मत से जीतने वाले उम्मीदवार बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का पर्व। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा आइकन आयुष्मान खुराना थे और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा सांसद सदस्य में देखते हैं कौन कौन से हैं। पुष्पेंद्र सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इनको टिकट दी थी कौशाम्बी से और इन्होंने वहाँ से जीत हासिल की, और ये उत्तर प्रदेश। प्रिया सरोज भी समाजवादी पार्टी से, इन्होंने जीत हासिल की मछली शहर लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश में। शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर लोकसभा सीट से बिहार से ये युवा सांसद हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 की महिला सदस्य देखते हैं। 18वीं लोकसभा की महिला सदस्य 74 है। कैबिनेट मंत्री में शामिल महिला सदस्य की संख्या है 7। निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, सावित्री ठाकुर, नींबूबेन बम्भानिया और रक्षा खड़से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ आर्थिक परिदृश्य पर। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसा कैसा अप एंड डाउन रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NSE का निवेशक आधार कैलेंडर पर 2023 के दौरान 22% से बढ़कर 7 करोड़ से 8.54 करोड़ हो गया है। NSE अध्ययन में महाराष्ट्र 1.48 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। नए निवेशकों के प्रवेश के मामले में 2.3 बिलियन निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। बिहार में म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या 36.6% बढ़कर 34 लाख हो गई। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निवेश आधार कैलेंडर पर 2023 के दौरान 22% बढ़कर 7 करोड़ हो गई। NSE के अध्ययन में महाराष्ट्र 1.48 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष स्थान पर। आपसे पूछा जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है भारत के, तो महाराष्ट्र रहा है। नए निवेशकों के प्रवेश के मामले में 2.3 बिलियन निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। बिहार में म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या बिहार में ज़्यादा है। इस चीज़ पर हम गहन विचार करेंगे। PLI मंजूरी की बात करते हैं। PLI मंजूरी, ओला इलेक्ट्रिक। तो IPO से जुड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की PLI ऑटो योजना के तहत प्रोडक्शन लिक्विड इंटेंसिव PLI पात्रता हासिल कर ली, जिसमें से उनके इलेक्ट्रॉनिक वाहन E2W में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन शामिल है। यह उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनाती है। वर्ष 2024 के यूनिकॉर्न की बात की जाए तो वर्ष 2024 के यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कुट्रम ने $1 अरब के मूल्यांकन पर $50 मिलियन का फंडिंग जुटाई है। कुट्रिम भारत का पहला AI स्टार्टअप है और वर्ष 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। क्रूट्रिम 22 भारतीय भाषाओं को समझता है और मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मलयालम सहित लगभग 10 भाषाओं में सामग्री तैयार कर सकता है। बेंगलुरु की फिनटेक फर्म परफ्यूअस ने टीचर्स वेंचर ग्रोथ से $1 मिलियन से अधिक के मूल्यमान पर $80 मिलियन जुटाए। परफ्यूअस क्रूटम के बाद इस साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने का दूसरा स्टार्टअप है। तो पहला कौन है? पहला है ओला, दूसरा कौन है? क्रूटम। ठीक है, ओला के संस्थापक कौन है? भावेश अग्रवाल। इसके अलावा टाइगर ग्लोबल समर्थित घरेलू लॉजिस्टिक सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर इस वर्ष भारत में संभावित तीसरा यूनिकॉर्न बनेगा। पहला, तीसरा, थर्ड और फिनटेक सेकेंड और क्रूटम को भारतीय भारत 10 भाषाओं को तैयार कर सकता है। क्रूटम भारत का पहला AI स्टार्टअप है। वर्ष 2000 पहला क्रूटम है, क्रूटम। ठीक है, ये फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड TCS। विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड TCS वैश्विक IT सेवा क्षेत्र में एक नया या प्रमुख नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 के ग्लोबल 500 IT सर्वे यानी 500 IT सर्वे रैंकिंग के अनुसार विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा प्राप्त करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन।
विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की बात करते हैं तो कुवैती दीनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी के रूप में शामिल हुई है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दीनार को विश्व का सबसे मजबूत मुद्रा घोषित की गई है। इसके बाद बहरीन दीनार और ओमानी रियाल के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कौन कौन सी है? पहली है कुवैती दीनार, दूसरे स्थान पर है बहरीन दीनार और तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल। कुवैत में दीनार चलता है, बहरीन में दीनार चलता है और ओमान में रियाल चलता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्तमान में 150 मुद्राओं को कानूनी निविदा दी है। एक कुवैती दीनार की कीमत लगभग 270 रुपये से अधिक है। ठीक है, एक कुवैती दीनार की कीमत लगभग कितनी है? लगभग 270 से अधिक। हालांकि अमेरिकी डॉलर सबसे व्यापक रूप से कारोबार की जाने वाली वैश्विक मुद्रा होने के बावजूद सूची में 10वें स्थान पर है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो यूएसए की डॉलर यानी कि यूएसए की मुद्रा डॉलर से होता है, लेकिन इतना व्यापार होने के बाद भी यूएसए की मुद्रा जो डॉलर है वो 10वें पोजीशन पर है। जबकि पहली पोजीशन में कौन है? कुवैती दीनार, दूसरी पोजीशन में कौन है? बहरीन दीनार और तीसरी पोजीशन में कौन है? ओमानी रियाल। टोटल अभी तक 150 मुद्राओं को कानूनी बता दिया गया है, कानूनी करार दे दिया गया है। बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं। बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन। सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने $3 ट्रिलियन यानी लगभग 2.7 ट्रिलियन के मूल्यांकन को पार कर लिया है और एप्पल के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड पोजीशन पर है और एप्पल फर्स्ट पोजीशन पर है। माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2022 में AI चैटेबल चैट GPT लॉन्च किया था। रिलीज होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 60% से अधिक बढ़ गए थे। अब चैट GPT के बारे में आप जानते ही हो, जिसमें से आप कुछ भी चाहो पूछ सकते हो। आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, वो आपको आपके मन के मुताबिक आंसर देगा जो आपसे पूछोगे। चुनावी बांड के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच आश्चर्यजनक रूप से 6,60.5 करोड़ रुपए का चुनावी बांड बनाए हैं। यह राशि कुल चुनावी बांड का 47.5% है। भाजपा के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC को 1,609.5 करोड़ यानी कुल का 12.6% प्राप्त हुआ, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को 1,1421.9 करोड़ रुपये यानी 11.1% प्राप्त हुआ, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। चलिए, बांड योजना 2018 में शुरू की गई थी। लॉटरी टाइकून सेंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाली फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में उभरी है। कौन कौन? लॉटरी टाइकून सेंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाली फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज। ठीक है, इन लोगों ने अच्छे पैमाने पर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। भारत का पहला वर्चुअल ATM की बात की जाए, वर्चुअल ATM चंडीगढ़ स्थित फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने अपनी इनोवेटिव वर्चुअल कार्डलेस और हार्डवेयर कम नकदी निकासी सेवा वर्चुअल ATM की पेशकश के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। 5 भारतीय बैंक कौन कौन सी? देखो, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और करूर व्यास बैंक। ये टोटल 5 प्रमुख बैंक हैं जिनके साथ साझेदारी की है। किसने की है? फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने। इस वर्चुअल ATM का उपयोग करके पैसे निकालने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन और एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टोयोटा के बारे में बात करते हैं, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। जापानी वाहन निर्माता टोयोटा ने 2023 में एक बार फिर से विश्व का रिकॉर्ड बना दिया है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से नंबर 1 पर हासिल कर लिया है। टोयोटा मोटर ने 2023 में रिकॉर्ड 11.2 मिलियन वाहन बेचे,
जिसे लगातार चौथे वर्ष विश्व के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माताओं का ताज हासिल किया है। दूसरे स्थान पर जर्मनी प्रतिद्वंदी वॉक्सवैगन समूह रहा है। विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक चीन के बारे में बात करते हैं। चीन वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बन गया है। जापान ने 2023 में 4.42 मिलियन वाहनों का निर्यात किया, जबकि चीन द्वारा निर्यात किए गए वाहनों की संख्या 4.91 मिलियन थी। पिछले कुछ वर्षों में चीनी ऑटो सेक्टर में तेजी आई, जिसके कारण इलेक्ट्रिक कारों में भारी निवेश है। वहीं चीनी कंपनी BYD ने जनवरी 2024 में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की बिक्री का ताज टेस्ला से छीन लिया है। पहले किस पर था? टेस्ला पर था। जो EV मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा टेस्ला ने बेचे थे। लेकिन अब जो चीनी की कंपनी BYD है ना, इससे ताज छीन लिया और अब चीन की कंपनी BYD ने सबसे ज़्यादा EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध। जो पेटीएम है ना, कहते ना पेटीएम करो, तो वो वाला जो बैंक है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? क्या करने पर? कि वो ना किसी को ट्रांसफर दे सकते हैं ना ट्रांसफर ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी ग्राहक खाते में प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुख्यात बाजारों में भारतीय बाजार देखते हैं। कुख्यात बाजारों में भारतीय बाजार। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने 6 भारतीय बाजारों को कुख्यात बाजारों में शामिल किया है। कौन कौन से? इस सूची में भारत के 3 ऑफलाइन भौतिक और 3 ऑनलाइन आवासीय बाजारों को शामिल किया है। 3 भौतिक और 3 भौतिक बाजार देखो, मुंबई में हीरा पन्ना, नई दिल्ली में करोल बाग और टैंक रोड एवं बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। इन भारतीय बाजार को कुख्यात बाजार के नाम जाना है। कुख्यात मतलब कि यहाँ पे सफ़ेद, वाइट, जैसे काला, यहाँ पे चोरी की चीज़ें, बिना चोरी की चीज़ें सब मिल जाती है। क्या फेमस है, बदनाम, या आपको कोई चीज़ कहीं ना मिले, आप करोल बाग चले जाओ या मुंबई में हीरा पन्ना जगह है वहाँ चले जाओ, आपको मिल जाएगी। सूची में शामिल ऑनलाइन भारतीय बाजारों में इंडिया मार्ट, मेगा मूवीज और WHMC स्मार्ट शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार जापान पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर चौथे स्थान पर रहा है। वहीं जर्मनी का तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मतलब पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं और भारत 5वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बढ़ती युवा आबादी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में जापान फिर 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है। यूपीआई सेवा फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस के बारे में बात की जाए। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं, जिससे फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। इसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने वर्ष 2022 में फ्रांसीसी कंपनी लायरा के साथ समझौता ज्ञापन किया। 12 फरवरी 2024 को भारत की एकीकृत भुगतान सेवा UPI की सुविधा श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मिलकर UPI रुपे कार्ड सेवा लॉन्च की। वर्ष 2017 में NPCI ने UPI को लॉन्च किया था। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप टाटा समूह 6 फरवरी 2024 को टाटा समूह कंपनियों के शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 30 लाख करोड़ रुपए का पार कर दिया है। इसके साथ ही टाटा समूह कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा पावर एंड इंडियन होटल्स के मजबूत प्रदर्शन का इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला समूह बन गया है। नामित भारतीय वाहक आकाशा एयर के बारे में बात की जाए। नामित भारतीय वाहक आकाशा, वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है, जो वाहक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाता है। आकाशा एयर स्थापना के बाद से
19 महीनों की रिकॉर्ड की अवधि में विदेश उड़ान भरने वाले पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अमेजन पे भुगतान एग्रीगेटर के बारे में बात की जाए। अमेजन पे भुगतान एग्रीगेटर। अमेजन इंडिया की फिनटेक शाखा अमेजन पे ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर पीए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। अमेजन पे के अतिरिक्त डिसेंट्रो, जस्टपे और जूहो को भी इस महीने आरबीआई द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अंतिम मंजूरी दी गई है। फिर से देखो, अमेजन इंडिया की फिनटेक शाखा अमेजन पे ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है। अमेजन पे के अतिरिक्त डिसेंट्रो, जस्टपे, जूहो भी इस आरबीआई द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की अंतिम मंजूरी दी गई है। चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR। चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के बायो एशिया 2024 के दौरान चौथे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR का शुभारंभ किया है। C4IR तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित इस तरह का पहला केंद्र है। केंद्र विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक एतिहाद के बारे में बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक खाड़ी वाहक एतिहाद एयरवेज ने चेन्नई सुपर किंग्स CSK के साथ इसका आधिकारिक प्रायोजक बनने के लिए एक समझौता किया है। साझेदारी CSK के आयोजनों और प्लेटफार्मों को कवर करना, जबकि इसके खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित हुआ है। यह समझौता बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद हुआ है। सरकारी ई मार्केट प्लस के बारे में बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय MOD ने वर्ष 2016 में अपनी इसकी स्थापना की थी। रक्षा मंत्रालय इसकी स्थापना की सरकारी ई मार्केट प्लस की। किसने स्थापना की? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से खरीद के 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र मंत्रालय बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की जाए। भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड BOV बोब कार्ड, जिसे पहले BOV फाइनेंशियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था। बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने रुपे नेटवर्क पर दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। पिछले साल इंडसाइड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक ई-स्वर्ण लॉन्च किया था। नीति आयोग का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के बारे में बात की जाए तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीब कम से कम 5% पर आ गए हैं। यानी गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत आ गए? 5% आ गई है। सर्वेक्षण में लोगों को 20 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। आंकड़ों से पता चल रहा है कि सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6469 रुपये हैं। 0.5% फ्रैक्टाइल वर्ग का प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय ग्रामीण 1337 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2001 रुपये आंका गया है। विश्व आर्थिक मंच का AI केंद्र देखते थे। कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ एक राजनीतिक गठबंधन में राज्य की अत्याधुनिक AI केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। यह भारत में AI को समर्पित WEF का एकमात्र केंद्र होगा। कर्नाटक केंद्र चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के लिए WEF केंद्र का हिस्सा होगा, जो समावेशी प्रौद्योगिकी संप्रसारण और जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित एक वैश्विक मंच है। मूल स्थिरीकरण कोष में गेहूं और चावल के बारे में बात की जाए। मूल स्थिरीकरण कोष में गेहूं और चावल।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी खुदरा हस्तक्षेप रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गेहूं और चावल को मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत लाने की घोषणा की है। इस फंड का उपयोग भारत में प्रमुख खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने और कीमत बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से इन्हें बाजार में जारी करने के लिए किया गया है। फिर से देखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुदरा हस्तक्षेप रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गेहूं और चावल का मूल्य स्थिरीकरण यानी पीएसएफ के तहत लाने की घोषणा की है। इस फंड का उपयोग भारत में प्रमुख खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक बनाने और कीमत बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से इन्हें बाजारों में जारी करने के लिए किया जाता है, जिससे कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। यानी कि उनके जो स्टॉक है ना, उसको खोल दिया जाता है और कभी कभी खरीद लिया जाता है। कॉन्टैक्ट प्लेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर। इंडसइंड बैंक ने अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर को लॉन्च किया, जो विशेष रूप से मास्टर कार्ड पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए भारत का पहला ऑन इन वन टोकनाइजेबल वेरिएबल है। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा AEPS ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा AEPS लॉन्च किया। यदि नकदी की तत्काल आवश्यकता है और बैंक और एटीएम जाने का समय नहीं है, तो इंडिया पेमेंट बैंक IPPB ऑनलाइन आधार एटीएम AEPS सेवा का उपयोग करके अपने घर से आराम से नकदी प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ 1 सितंबर 2018 को लॉन्च की थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूपीआई भुगतान सेवा नेपाल के बारे में बात की जाए। फिनटेक फर्म फोनपे ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी नेपाली नववर्ष 2021 के दौरान आयोजित 19वें फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल का हिस्सा है, जो नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाता है। अडानी पोर्ट्स बारे में बात की जाए तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एफसीज ने गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड GPL में सापुरी जी पलनौरी जी और समूह के 56% हिस्सेदारी और उड़ीसा स्टीव डोर्स लिमिटेड OASL की 39% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निश्चित समझौता किया है। गोपालपुर बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी क्षमता 20 MMTP संभालने की है। यह अडानी पोर्ट का पूर्वी तट पर बहुउद्देशीय सुविधा का छठा बंदरगाह है। गोपालपुर बंदरगाह 20 MMPTA क्षमता है। अंबानी अडानी मध्य प्रदेश में संयुक्त बिजली परियोजना के बारे में बात की है। अंबानी और अडानी की मध्य प्रदेश में एक संयुक्त बिजली परियोजना। अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने मध्य प्रदेश में अडानी की कंपनी का स्वामित्व वाली एक बिजली परियोजना 26% हिस्सेदारी हासिल की है। मान एनर्जेन लिमिटेड मध्य प्रदेश में 2800 मेगावाट की कुल क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट संचालित कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के बारे में बात की जाए। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI के तहत 2023-24 में भारत से रिकॉर्ड $10 बिलियन का आईफोन निर्यात किया है। एप्पल के 3 ताइवानी कंपनियों फॉक्सकॉन, हॉनहाई, पेगाट्रॉन और विस्टॉन साथ ही कोरिया के सैमसंग और भारत के FIH के साथ अनुबंध किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सामानों में मुख्य खरीदार घटते क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इटली थे। संपर्क रहित भुगतान फ्लैश पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ एक रणनीतिक सहयोग से फेडरल बैंक ने संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली एक क्रांतिकारी रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे पेश की है। NCMC भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली एक क्रांतिकारी रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे है। यह
ये अभिनव समाधान उपयोगकर्ता को मेट्रो स्टेशनों और POS टर्मिनलों को टैप और भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे बड़ी सुरक्षा के साथ त्वरित लेनदेन सुनिश्चित होता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म GEM विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट जिसको बोलते हैं GEM गवर्नमेंट ई मार्केट, तो भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्यूरेट सिस्टम कॉनेप्स और सिंगापुर के GE गवर्नमेंट VIZ होगा के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे भारत का क्या है GEM गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्यूरेट सिस्टम कॉनेप्स और सिंगापुर के GE VIZ क्या सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। GEM ने इस वित्तीय वर्ष का समापन 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य के साथ किया है। यह पिछला वित्तीय वर्ष के अंत में के GMV से लगभग 100% अधिक है। कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान पारादीप बंदरगाह। अब पारादीप बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान, तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है। 2023-24 में पारादीप बंदरगाह ने 145.38 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो को संभाला है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात की जाए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL अपने परिचालन पोर्टफोलियो में 10,000 मेगावाट की नवीकरण ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी है। अगेल ने खावड़ा गुजरात में 2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ 10,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है। अगेल खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा संयंत्र 30 गीगावाट परियोजना का निर्माण कर रहा है। अगेल खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा संयंत्र 30 गीगावाट परियोजना का निर्माण कर रहा है। कंपनी के पास अब 10,934 मेगावाट का परिचालन पोर्टफोलियो है। ठीक है, पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है, तो 10,934 मेगावाट का रिकॉर्ड है। फ़ोनपे न्यू पे UPI भुगतान सेवा। UAE संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले फ़ोनपे ऐप उपयोगकर्ता अब मसरेक पूरा नाम अब मसरेक के न्यू पे टर्मिनलों पर UPI का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। इसके UAE मोबाइल नंबर वाले NRI भी फ़ोनपे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। भुगतान की सुविधा के लिए अपने मौजूदा NRI और NRO खातों को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के बारे में बात की जाए तो RBI साइबर अपराधों के खिलाफ और अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रही है। यह प्रस्तावित एजेंसी वैध ऋण ऐप्स का सत्यापन करके सार्वजनिक रजिस्ट्री बनाकर अवैध ऋण ऐप्स की वृद्धि को लक्षित करेगी। डिजिटल लोन ऐप्स की जांच के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि ऐप्स नियमों का अनुपालन करें और नैतिक रूप से काम करें। 5 ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात। तमिलनाडु में ऐप बाई 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ 9.56 बिलियन डॉलर हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 33% था। वित्त वर्ष 22-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की हिस्सेदारी 5.37 बिलियन डॉलर से लगभग दोगुनी हो गई। वहीं कर्नाटक 4.6 बिलियन डॉलर और 16% से कम राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 4.46 मिलियन डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के 15.32% के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक शाखा HDFC बैंक के बारे में बात की जाए। लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक शाखा
निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप के करवत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। किसने खोली? एचडीएफसी बैंक ने। कहाँ पर खोली? लक्षद्वीप के किस पर खोली? करवत्ती द्वीप पर, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थित रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के बारे में बात करें। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाला एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एफआरबी पेश किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट सर्विस सेविंग बॉन्ड एफआरएसबी 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा की है। यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है जो बाजार की स्थितियों को दर्शाते हुए हर 6 महीने में रिसेट हो जाता है। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल के बारे में बात करते हैं। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल 18 जून 2024 को राजीव बजाज की बजाज ऑटो ने सीएनजी मोटरसाइकिल लाइनअप लॉन्च करने की घोषणा की है, जो ग्लाइडर, मैराथन, ट्रैकर, फ्रीडम नाम और उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम जैसी अनूठी व्यवस्थाओं के साथ लागत के प्रति जागरूक ग्राहकों को लक्षित करेगी। द्विईंधन मोटरसाइकिल जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है, बाजार के प्रवेश स्तर यानी कि 125 सीसी और नीचे में पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में प्रीमियम पर होगी। सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, मुख्य रूप से मीथेन CH4 से बनी होती है। ठीक है, और किसने लॉन्च की थी? राजीव बजाज की बजाज ऑटो ने सीएनजी मोटरसाइकिल। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों आप भरवा सकते हैं और ये पहली एशिया की पहली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रांसशिपमेंट हब बिझिंजम पोर्ट। पहला ट्रांसशिपमेंट हब केरल में अडानी समूह ने बेंजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रूम में संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को मंजूरी मिल गई है। यह कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। यूपीआई स्विच के बारे में बात की जाए तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई स्विच का अनावरण किया है। 2 डिजिटल भुगतान के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक अत्याधुनिक क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा है। यह नवोन्मेषी उत्पाद सफलता दर 4 से 5% तक बढ़ाने और प्रभावशाली दर्जा लेन देन प्रति सेकंड TPS को संभालने का वादा करता है, जो व्यवसायों को अभूतपूर्व दक्षता और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। फार्मास्यूटिकल उत्पादनों का निर्यात। फार्मास्यूटिकल वित्तीय वर्ष 2022-23-24 में देश का फार्मास्यूटिकल निर्यात सालाना आधार पर 2.67% से बढ़कर $17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में देश का दवा निर्यात $25.4 अरब था। इस अवधि के दौरान भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य देश USA, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल दवा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 31% से ज़्यादा रही है। अधिकृत आर्थिक संचालक AEO रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद रक्त एवं आभूषण निर्यातक संवर्धन परिषद GJEPC ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया है। यह स्थिति कार्गो रिलीज के समय को कम करती है और बैंक गारंटी को 50% कम करती है, जिसका लक्ष्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है। बाद में अपग्रेडेबल ATM यानी कि ऐसा ATM जो अपग्रेड होता है। हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत के नए अपग्रेडेबल ATM का अनावरण किया है, जिसे बैंकों को उभरती जरूरतों के अनुसार अपनी मशीनों को कैश रिसाइकलिंग मशीन CRM में अनुकूलित करने की इजाज़त देता है। कैश रिसाइकलिंग मतलब कि यह है कि कैश का आना और जाना दोनों ही कर सकता है ये काम, इसी को कहते हैं कैश। बाद में अपग्रेडेबल ATM मतलब ATM अब अपग्रेड हो रहे हैं, पहले सिर्फ निकाल सकते थे, अब उसमें डाल भी सकते हो। ये अपग्रेड करने वाले ATM बैंकों को व्यावसायिक जरूरतों और बाजार की स्थितियों के आधार पर निवेश की सुरक्षा करने और नकदी जमा सुविधाओं सहित सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। नवरत्न कंपनी बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की जाए तो राज्य की स्वामित्व वाली नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। किसको दिया है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को
यानी कि एडा को। इसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा यूपी में है। हुडको, एडा अलग है, नेशनल फर्टिलाइजर्स अलग है और हुडको अलग है। सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको को भी नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है।